नाम है? नागरिकता। नागरिकता अंग्रेजी में कहे तो सिटीजनशिप। जो नागरिकता है, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारत के संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच वर्णित है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच वर्णित है। अब प्रश्न यह उठता है कि नागरिकता क्या है? नागरिकता क्या है? तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि भारत देश और वहां रहने वाले लोगों के बीच का जो कानूनी संबंध होता है उसे ही भारत की नागरिकता कहा जाता है। भारत देश तथा इस देश में रहने वाले लोगों के बीच का जो कानूनी संबंध होता है, कानूनी संबंध होता है, इस कानूनी संबंध को ही नागरिकता कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा। देखिए, जैसे समाज में देखते होंगे आप, विवाह होता है। जब विवाह होता है तो दो परिवार के बीच संबंध स्थापित होता है, और जब दो परिवार के बीच संबंध स्थापित होता है तो दोनों परिवार एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हो जाता है। लड़की पक्ष लड़का पक्ष के लिए जवाबदेह हो जाता है, और लड़का पक्ष लड़की पक्ष के लिए जवाबदेह हो जाता है। जवाबदेह हो जाता है मतलब, अगर मान लिया जाए कि लड़की के यहां कोई फंक्शन है तो निमंत्रण लड़का पक्ष को भेजा जाएगा। लड़का पक्ष के आगमन पर लड़की पक्ष मान आदर सम्मान जो भी होता है सब चीज करेगा। या फिर अगर मान लिया जाए लड़का के यहां कोई भी विशेष आयोजन है तो वो लड़की पक्ष को आमंत्रित करता है और इधर से गए लोगों का मान सम्मान करता है। अब कहीं भी किसी के यहां भी फंक्शन होता है तो रोड पर जाने वाले व्यक्ति को तो खाना नहीं खिला दिया जाता है या उनका तो मान सम्मान नहीं किया जाता है, बल्कि जिसके यहां फंक्शन होता है उनका संबंध जिनके साथ है उनका सम्मान किया जाता है, उनको भोजन करवाया जाता है। सबको तो भोजन नहीं करवाया जाता है। तो वैसे ही अगर बात नागरिकता की करे तो नागरिकता क्या है? तो भारत देश में रहने वाले लोगों तथा भारत देश में रहने वाले लोगों तथा भारत देश के बीच का जो कानूनी संबंध होता है उसी को नागरिकता कहा जाता है। और इस नागरिकता के बदले दोनों एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होता है। भारत अपने नागरिकों को लेकर क्या जवाबदेह होता है? भारत अपने नागरिकों को लेकर यह जवाबदेह होता है कि भारत के भीतर सरकारी नौकरी भारत के लोगों को मिले, भारत के संवैधानिक पद पर भारत के लोग आसीन हो, भारत के निर्वाचन में भारत के जनता उम्मीदवार हो, भारत के निर्वाचन में भारत की जनता मतदाता हो। जैसे आप देख लीजिए, भारत में अगर सरकारी नौकरी करना है, फॉर्म भरने वक्त एक कॉलम आता है आप इंडियन है या क्या है। इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर भारत की जनता ही आसीन हो सकता है। भारत में जो चुनाव होता है, लोकसभा, विधानसभा या अन्य जो भी चुनाव होता है, उस चुनाव में जो मतदान होता है, मतदान भारत की जनता ही कर सकता है। क्या कोई अमेरिकी व्यक्ति आकर भारत में राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं। क्या कोई रूस का नागरिक भारत के चुनाव में आकर मतदान कर सकता है? नहीं, एकदम नहीं कर सकता है। तो भारत देश भारत के नागरिकों को भारत में नौकरी करने का अधिकार देता है, संवैधानिक पद पाने का अधिकार देता है, निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार देता है। भारत देश ये सब अधिकार अपने देश के नागरिकों को देता है। बदले में भारत नागरिकों से कुछ आशा रखता है। बदले में भारत नागरिकों से सिर्फ ये आशा रखता है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा में तत्परता भारत के लोग दिखाए। बस इतना ही आशा रखता है, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी आशा और अपेक्षा नहीं रखता है। मतलब भारत देश भारत की जनता को सब चीज देता है,
लेकिन भारत देश भी भारत की जनता से कुछ अपेक्षा रखता है, और भारत देश भारत की जनता से यह अपेक्षा रखता है कि जब भारत संकट में हो तो भारत के लोग भारत की रक्षा करें, भारत के लोग भारत की रक्षा करें। मतलब मान लिया जाए चीन भारत पर आक्रमण कर दिया, तो देश की हर जनता का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत देश की रक्षा के लिए उठ खड़ा हो। यही है। अब देखिए, नागरिक, अगर भारत की आप बात करेंगे तो भारत में हम, आप या भारत के कोई भी नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होता है, वह किसी राज्य विशेष का नागरिक नहीं होता है। भले आप बिहार में पैदा हुए हो, आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हो, आप झारखंड में पैदा हुए हो, आप एमपी में पैदा हुए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भारतीय राज क्षेत्र के भीतर कहीं भी पैदा हुए हो, आप भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। भारतीय राज क्षेत्र कहने का मतलब हुआ उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात। आप कहीं भी पैदा होते हैं, आप गुजरात में पैदा हुए हैं, आप अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुए हैं, आप पंजाब में पैदा हुए, आप कर्नाटक में पैदा हुए हैं, आप कहीं भी पैदा हुए हैं, आप भारत के नागरिक हैं। आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं, आप किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं हैं। भारत में भारत के लोगों को सिर्फ एक नागरिकता दी जाती है, वो भारत की नागरिकता दी जाती है। अर्थात भारत की बात की जाए तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतवर्ष में सिर्फ हम, आप या भारत के नागरिक होते हैं, वो किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं होते हैं। और भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। जैसे ब्रिटेन में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रांत का नागरिक क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति का जन्म किसी भी प्रांत में क्यों ना हुआ हो, वह सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का नागरिक है, वह किसी राज्य विशेष का नागरिक नहीं है। उसी प्रकार से भारतवर्ष के भीतर आपका जन्म किसी भी प्रांत में हुआ हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हुआ हो, आप सिर्फ भारत के नागरिक है, किसी राज्य विशेष के नागरिक आप नहीं हो सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अमेरिका की बात करेंगे, अगर आप स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अमेरिकी प्रांत का नागरिक होता है, फिर बाद में वे अमेरिका का नागरिक होता है। अमेरिका में राज्य की भी नागरिकता दी जाती है और अमेरिका देश की भी नागरिकता दी जाती है। जैसे भारत में 28 प्रांत है, उसी प्रकार से अमेरिका में 50 प्रांत है, 50 प्रांत है। टेक्सास हो गया, अलास्का हो गया, ये सब अमेरिका का प्रांत है। मान लिया जाए अमेरिका के अलास्का प्रांत में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसे अलास्का की राज्य सरकार के द्वारा भी नागरिकता दी जाती है और अमेरिका के द्वारा भी नागरिकता दिया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अमेरिका के भीतर कोई व्यक्ति किसी राज्य विशेष का भी नागरिक होता है और साथ ही साथ अमेरिका देश का भी नागरिक होता है। मतलब उसके पास दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन भारत में सिर्फ एक नागरिकता होती है, वो भारत की नागरिकता होती है। अमेरिका जैसे देशों में, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब देखिएगा, विश्व का कोई भी देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, ब्राजील हो, फ्रांस हो, विश्व का कोई भी देश हो, वहां पर नागरिक दो प्रकार का होता है, एक देशी और दूसरा विदेशी। विश्व का कोई भी देश हो, वहां नागरिक दो प्रकार का होता है, एक आपको देशी और दूसरा आपको विदेशी। दूसरा आपको विदेशी। देखिए, देशी नागरिक, देशी नागरिक उस नागरिक को कहा जाता है जो उस देश का मूल नागरिक हो, उसे देशी नागरिक कहा जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में हम, आप या आप सभी देशी नागरिक हैं। भारत के संदर्भ में हम, आप, हम सभी लोग देशी नागरिक है। भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में हम सभी लोग देशी नागरिक। वही अगर बात विदेशी नागरिक की करें, मान लिया जाए कोई रूस का व्यक्ति भारत में आकर रह रहा है, वो भारत के लिए विदेशी नागरिक हो गया। कोई अमेरिका का व्यक्ति भारत में आकर रह रहा है, वह विदेशी नागरिक हो गया। कोई जर्मनी का व्यक्ति भारत में आकर रह रहा है, वह विदेशी नागरिक हो गया। कोई कनाडा का व्यक्ति भारत में आकर रह रहा है, वह विदेशी नागरिक हो गया। जिस प्रकार भारत के लोग किसी भी देशों में जाकर रह सकते हैं, वैसे ही विश्व के लगभग सभी देशों के लोगों को यह अधिकार है कि वह भारत में भी आकर रह सकता है, वह भारत में भी आकर रह सकता है। तो भारत में एक तो भारत के लोग हैं ही,
साथ ही साथ भारत में कुछ विदेशी लोग भी हैं, साथ ही साथ भारत में कुछ विदेशी लोग भी हैं। तो भारत में दो प्रकार के लोग हैं, या विश्व के किसी भी देश में दो प्रकार के लोग हैं, एक देशी और दूसरा विदेशी। देशी मतलब यहां के जो मूल नागरिक है देशी, और जो दूसरे देश के लोग हैं लेकिन भारत में आकर के रह रहे हैं, वह भारत के लिए हो जाएगा विदेशी। क्या हो जाएगा? विदेशी। अब अगर आप देशी लोगों की बात करेंगे तो देशी लोगों को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। आपको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त है, आपको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त है। जैसे आप अगर अपने घर में आए, आपको सब अधिकार प्राप्त है, लेकिन अगर आप अपने बहन के ससुराल चले गए, वहां पर आपको सब अधिकार प्राप्त नहीं होगा। या अगर आप अपने भाई के ससुराल चले गए, वहां पर भी आपको सब अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जैसे अगर आप अपने घर में आए, हल्ला मत कीजिए, अगर आप अपने घर में आए तो आप अपने घर में अपने से भी खाना बना करके खा सकते हैं, आप अपने घर में सभी के रूम में जा सकते हैं, कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं रहता है। लेकिन मान लिया जाए कि अगर आप अपने भाई या बहन के ससुराल गए, वहां पर आप अपने से खाना बना करके नहीं खा सकते हैं, वहां पर आप सभी के रूम में इंटर भी नहीं कर सकते हैं, वहां पर आप पर एक पाबंदी लगी हुई होती है। वैसे ही भारत के लोग अगर हैं तो भारत में उसे सब प्रकार का अधिकार प्राप्त है, टोटल सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे मौलिक अधिकार के संदर्भ में हो या अन्य किसी भी अधिकार के संदर्भ में हो। भारत के भीतर भारत के लोगों को हर प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। अगर बात मौलिक अधिकार के संदर्भ में करें तो जब आप नागरिकता को पढ़ लेंगे तो नागरिकता को पढ़ने के बाद मौलिक अधिकार को पढ़ाएंगे, और मौलिक अधिकार की चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35। भारत के लोगों को यानी देशी लोगों को अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक टोटल का टोटल मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, टोटल 100%, 100% मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन वही अगर विदेशी नागरिकों की बात करें तो विदेशी नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जैसे आप अपने बहन या भाई के ससुराल जाते हैं तो आपको सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप वहां के लिए मेहमान होते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी विदेशी नागरिक की बात की जाए तो विदेशी नागरिकों को सभी प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। विदेशी नागरिकों को 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता, विदेशी नागरिकों को 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 16 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 29 में जो मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 30 में जो मौलिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। यह मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता। इसके अलावे अन्य सभी मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त होता है। इसके अलावे अन्य सभी मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त होता है। ध्यान से इस लाइन को समझिएगा, यहां से आपके बिहार दरोगा परीक्षा में प्रश्न आया है और आगे भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। देखिए, आपको देशी नागरिकों को अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 सब देशी नागरिक को सब प्राप्त होता है, टोटल फुल में फुल, समझे, पूरा। लेकिन विदेशी नागरिकों की अगर बात की जाए तो विदेशी नागरिकों को 5 को प्राप्त नहीं होता, 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 के अलावे अन्य सभी प्राप्त होते हैं, ये 5 के अलावे अन्य सभी प्राप्त होते हैं। जैसे ये 5 को प्राप्त नहीं होता है और ये 5 के अलावे अन्य सभी प्राप्त होता है, मतलब जैसे 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, ये सब विदेशी नागरिक को प्राप्त होता है, लेकिन ये 5 को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यहां पर हम आपको स्पष्ट कर दिए हैं कौन देशी नागरिक को प्राप्त होता है। देशी नागरिक में तो एक लाइन सब प्राप्त होता है। विदेशी नागरिक को कौन प्राप्त होता है और कौन प्राप्त नहीं होता है। तो विदेशी नागरिक को 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त नहीं होता, लेकिन उसके अलावा अन्य सभी प्राप्त होता। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि क्या यह बात कहा जा सकता है कि
अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होता है। क्या ये बात कह सकते हैं? हाँ या ना? कह सकते हैं ना? आए आए कह सकते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, कितने ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होता? कौन कौन? यही प्रश्न दूसरे भाषा में पूछ रहे हैं। कितने ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के लोगों को प्राप्त होता? आंसर 5। कौन कौन? 15, 16, 19, 29 और अब थोड़ा अलग हट करके प्रश्न पूछ रहे हैं, होश हवास में ध्यान से जवाब दीजिएगा। कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं, कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारत के लोग और विदेशी दोनों को प्राप्त होता है? 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये बात बोल सकते हैं? हाँ या ना? सब चीज क्लियर हुआ यहां से? अब देखिए, जैसे जैसे भारत में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं, देशी और विदेशी, उसी प्रकार से बात अगर विदेशी नागरिकों की करें तो विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। विदेशी नागरिकों की अगर बात करें तो जो विदेशी नागरिक होता है यह 2 प्रकार का होता है। विदेशी नागरिक 2 प्रकार का होता है। जैसे किसी भी देश में नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, देशी और विदेशी, उसी प्रकार से अगर विदेशी नागरिकों की बात करें तो विदेशी नागरिक किसी भी देश में 2 प्रकार का होता है। एक मित्र देश का विदेशी नागरिक और एक शत्रु देश का विदेशी नागरिक। तो विदेशी नागरिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मित्र देश का विदेशी नागरिक और एक दूसरा शत्रु देश का विदेशी नागरिक, शत्रु देश का विदेशी नागरिक। अब देखिएगा यहां पर मित्र देश का विदेशी नागरिक, उस देश के नागरिकों को मित्र देश का विदेशी नागरिक कहा जाता है जिस देश के साथ भारत का कभी युद्ध नहीं हुआ हो, जिस देश के साथ भारत का संबंध मधुर रहा हो, यानी भारत का संबंध अच्छा रहा हो, चाहे भारत का व्यापारिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, सांस्कृतिक संबंध हो, कोई भी संबंध हो। अगर किसी देश के साथ भारत का युद्ध नहीं हुआ है तथा भारत का संबंध उसके साथ अच्छा रहा है, वह देश भारत के संदर्भ में मित्र देश कहलाता है और वहां के नागरिक भारत के संदर्भ में मित्र देश के विदेशी नागरिक कहलाते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में रूस, भारत के संदर्भ में रूस, भारत का सबसे बड़ा मित्र देश रूस रहा है, रूस रहा है। देखिए रूस का नाम हम क्यों ले रहे हैं? रूस का नाम लेने के पीछे कारण है। क्या कारण है? 1965 में जब भारत पाक युद्ध हो रहा था ना, तो अमेरिका पाकिस्तान का मदद कर रहा था, रूस भारत का मदद कर रहा था। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका पाकिस्तान का मदद कर रहा था, रूस भारत का मदद कर रहा था। 1971 में जब भारत पाक युद्ध हो रहा था तो उसमें भी अमेरिका पाकिस्तान का मदद कर रहा था, रूस भारत के साथ खड़ा था। भले आज हमारे मोदी जी अमेरिका में जाकर कुछ भी करते हो, मतलब उससे नहीं आए, लेकिन जितना बेहतर मित्र भारत का रूस रहा है उतना अमेरिका नहीं रहा है। अमेरिका दोगला देश है, दोगला। अमेरिका कब मुंह मोड़ लेगा कहना मुश्किल होता है, लेकिन रूस की अगर आप बात करेंगे, रूस कभी भी भारत से मुंह नहीं मोड़ा है। तो इसलिए अमेरिका का एग्जांपल हम नहीं दिए, रूस का एग्जांपल दिए। अब आपको शत्रु देश, भारत के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, भारत के संदर्भ में शत्रु देश उस देश को कहा जाता है जिसका भारत के साथ युद्ध हुआ हो या भारत के साथ संबंध अच्छा नहीं रहा हो। जैसे भारत के संदर्भ में पाकिस्तान, भारत के संदर्भ में चीन, ये सब भारत के संदर्भ में शत्रु देश है और यहां के नागरिक भारत के संदर्भ में शत्रु देश के विदेशी नागरिक है। यहां के नागरिक भारत के संदर्भ में शत्रु देश के विदेशी नागरिक है। अब देखिए यहां पर मित्र देश और शत्रु देश बताने का कारण क्या है? मित्र देश और शत्रु देश, ये सब लड़की उसको उधर मुंह करके रखना है, एकदम हवा लगाएगी, मुंह तोड़ देंगे हम। कौन इधर किया है इसको? इसको उधर कीजिए, है उधर कीजिए, उधर कर दीजिए। है अल्लाह ने, देखिए ये तो बकलोलिए है।
ये हवा लग रहा है जी, कोना वाली सबको हवा लगे। हाँ चलिए, है अल्लाह ने। देखिए, मित्र देश और शत्रु देश बताने के पीछे कारण है। क्या कारण है, इस कारण को आप समझिएगा। क्या कारण है, कारण को समझिएगा आप। कारण है एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22। देखिए, अनुच्छेद 22 एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है, उस गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को 3 अधिकार प्राप्त है। पहला, वह गिरफ्तारी का कारण जान सके। दूसरा, 24 घंटा के भीतर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। तीसरा, वह अपने मन मुताबिक वकील रख सकता है। ये 3 अधिकार किसी गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अनुच्छेद 22 प्रदान करता है, अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बात अगर अनुच्छेद 22 की करें, अनुच्छेद 22 मित्र देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त होता है। अनुच्छेद 22 मित्र देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त होता है। मतलब अगर रूस का कोई व्यक्ति भारत में भारत की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो वह भारत की पुलिस से गिरफ्तारी का कारण जान सकता है, उसे न्यायालय के समक्ष 24 घंटा के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है और वह अपने मन मुताबिक वकील रख सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में गिरफ्तार होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में गिरफ्तार होता है, मतलब शत्रु देश का विदेशी नागरिक अगर भारत में गिरफ्तार होता है, तो फिर उसे गिरफ्तारी के कारण जानने का कोई अधिकार नहीं है, 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का कोई अधिकार नहीं है, और वह अपने मन मुताबिक वकील भी नहीं रख सकता। तो अनुच्छेद 22 की अगर बात की जाए, तो अनुच्छेद 22 मित्र देश के विदेशी नागरिकों को प्राप्त होता है, लेकिन शत्रु देश के विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 22 में यह अंतर है। अनुच्छेद 22 को लेकर के ही, अनुच्छेद 22 को समझाने के लिए ही विदेशी नागरिकों को 2 भाग में हमने आपको बांटा, मित्र देश का विदेशी नागरिक और शत्रु देश का विदेशी नागरिक। अब यहां पर थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए, अब यहां पर हम एक बात कह सकते हैं, बायस प्राप्त होता है, इसको प्राप्त नहीं होता है। पहली बात ये। दूसरी बात यह कहा जा सकता है कि जो शत्रु देश के विदेशी नागरिक होते हैं और जो मित्र देश के विदेशी नागरिक होते हैं, उसमें अंतर होता है मात्र अनुच्छेद 22 का। मित्र देश के विदेशी नागरिक को सिर्फ 5 मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त नहीं होता है, लेकिन शत्रु देश के विदेशी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, 15, 16, 19, 22, 29 और 30। क्या यह बात कह सकते हैं? यह बात आप हजम कर पा रहे हैं? तो अनुच्छेद 22 कहीं ना कहीं मित्र देश के विदेशी नागरिक और शत्रु देश के विदेशी नागरिक के बीच विभेद या अंतर बताता है या नहीं बताता है? आए, अनुच्छेद 22 किसको प्राप्त है, किसको प्राप्त नहीं है? आए, कुछ समझ में आया? आ गया सही में? इतना बात समझ गए? हाँ, अच्छा, एगो सूचना देते हैं। लाइब्रेरी अपना बन गया है, पता है या ना? पता है ना? लाइब्रेरी में बुक भी डाल दिए हैं, पता है या नहीं है? और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बुक डाले हैं। पूरा एनसीईआरटी डाल दिए हैं, एनसीईआरटी पूरा, और एक सेट नहीं है, एक बुक का 50 सेट 100 सेट। देखिए, लाइब्रेरी का मूल कंसेप्ट क्या है? जैसे हम बीटेक कॉलेज में थे तो वहां पर लाइब्रेरी जाते थे पढ़ने, तो पूरा बुक पढ़ता था, और जो है अपना खाली हाथ जाइए, बैठ के बुक इश्यू करवाइए, पढ़िए, निकल जाइए। समझ गए? लाइब्रेरी का मूल कंसेप्ट है बुक होना चाहिए। लेकिन पटना में जो है, पटना के लाइब्रेरी चलाने वाले लोग इस मूल कंसेप्ट को ही भूल गया था। तो खैर, इसकी शुरुआत हम कर दिए हैं, तो और हमें पूरा विश्वास ही नहीं, पूर्णतः आश्वस्त है हम
कि आगे आने वाले दिनों में हर लोग अपने लाइब्रेरी में बुक देगा, निश्चित तौर पर देगा, नहीं देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, समझ गए, निश्चित तौर पर देगा। तो इसकी शुरुआत कर दिए हैं। तो अपने लाइब्रेरी में जो है जनरल कंपटीशन की तैयारी करने हेतु जितने भी महत्वपूर्ण बुक है सभी बुक को रख दिए हैं। एनसीईआरटी सीरीज हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स हर चीज। इसके बाद दृष्टि क्विक बुक हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दिए हैं। इसके बाद भारती भवन का 6 to 12 बुक डाल दिए हैं लाइब्रेरी में। इसके बाद जो है आपको क्राउन हो गया, क्राउन के बाद पूर्वावलोकन हो गया, पूर्वावलोकन यानी घटना चक्र, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस इन्वायरमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डाल दिए हैं। इसके बाद जो है आपको मैथ का बुक, अंग्रेजी का बुक, इसके बाद जो है आपको रीजनिंग का बुक, इसके बाद जो है आपको नीट सब की तैयारी करने वाले के लिए भी कुछ बुक डाले हैं, समझ गए। इसके बाद जो है साइकोलॉजी सोशियोलॉजी होम साइंस सब चीज डाल दिए हैं, समझ गए। इसके बाद करंट का बुक हो गया, करंट के बाद जो है आपको बिहार का बुक हो गया, बिहार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जैसे बिहारे है दृष्टि का बिहार होगा, क्राउन का बिहार होगा, लुसेंट का बिहार होगा, फिर जो है आपको इम्तियाज अहमद का बिहार होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा बुक से भर दिए, समझ गए। और ये तो अभी सिर्फ पटना का बुक है, ये तो पटना का बुक है। अभी हमको दिल्ली जाना है, एक बार इलाहाबाद या प्रयागराज जाना है, वहां पर भी प्रयागराज भी जो है शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है और दिल्ली तो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है ही। तो अभी तो गए नहीं है, फुर्सत मिला नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन में 1 या 2 दिन का छुट्टी होगा तो उसमें हो सकता है जाएं हम और जो है बुक लेकर के आए। तो अभी तो पटना में ही हमको लगता है कि बहुत पैसा लग गया है, समझ गए, जितना बुक है उसमें बहुत पैसा लग गया है। और बुक में कंसेप्ट ये है कि बुक जो है आपको यहीं पर पढ़ना है और पढ़ के तुरंत रिटर्न करके जाना है, बुक ले करके घर नहीं जाना है, ले करके घर नहीं जाना है, ले करके नहीं घर जाना। ले करके घर जाइएगा तो फिर आप लोग लौटाइएगा। 4 आना का मुर्गी 12 आना का मसाला, समझे, यानी 200 300 400 रुपया में लाइब्रेरी में एडमिशन करवाइएगा। एक बुक है 800 रुपया का, 1000 रुपया का बुक है, समझे। हाँ तो आप लोग तो मैक्सिमम फी को याद न रखिएगा, ठीक है। तो हम तो मिनिमम ना बोलेंगे, 300 शिफ्ट का फी है, ही नहीं पता है, 300 है 400 है 500 है, समझ गए। तो समय के अकॉर्डिंग है, समझे, तो सब चीज को देखना होता है, ऐसे थोड़े होता है। चलिए, तो लाइब्रेरी में जो है लाइब्रेरी 1 तारीख से ओपन कर दे रहे हैं। लाइब्रेरी में बुक भर ही दिए हैं और 2 मीटर लगाना है। एसी इसी वजह से नहीं चल रहा है कि मीटर में जितना लोड था उससे ज्यादा लोड एसी की वजह से होने लगा, इसलिए जो है 2 मीटर लगवा रहे हैं। कल 2 मीटर लग जाना चाहिए, फिर लाइब्रेरी में भी एसी काम करना शुरू हो जाना चाहिए और उसके बाद लाइब्रेरी जो है आपको ओपन होगा। और जो है आपको आज सुबह में बुलाए थे जो 64 पोस्ट 64 पोस्ट मद्य निषेध और अग्निशमन अधिकारी वाला जो रिजल्ट आया है, जिसका परीक्षा 16 जुलाई को हुआ और 28 जुलाई को उसका रिजल्ट आया, 12 दिन बाद उसका रिजल्ट आया। लगभग 50 के आसपास बच्चा, ठीक है, 50 बच्चा जो है संस्थान से पास किया है, यानी जो उपस्थिति था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन है, जैसे कल एक बच्चा आया था, कहाँ का था वो, औरंगाबाद गया जहानाबाद गया का था, मेरे ख्याल से गया का था। वो 2446 बैच में हमसे पढ़ा था, 2446 में पढ़ा था और उसका भी रिजल्ट हुआ, वो भी मिलने के लिए आया था। तो उसको क्वेश्चन बैंक भी दिए, लगभग आज भी 7-8 विद्यार्थी को क्वेश्चन बैंक दिए हैं जिसका रिजल्ट हुआ है, समझ गए। तो 50 के आसपास बच्चा का अभी तक जो जानकारी है, मेरे जानकारी में है 50 के आसपास बच्चा का जो है 64 पोस्ट वाला में प्रीलिम्स में रिजल्ट हुआ है, जो मेरे पास आया है। अब जो नहीं आया है उसको तो हम नहीं गिन सकते हैं, समझ गए। तो वो सब आया हुआ था, तो उस सबको लाइब्रेरी अलॉट किए हैं 1 महीना के लिए, फ्री में, निःशुल्क, फ्री लाइब्रेरी अलॉट किए हैं, एकदम निःशुल्क। उन लोगों से 1 महीना तक कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और 1 महीना उनको एक प्रकार का मेंटरशिप प्रोग्राम है। 1 महीना हम रखेंगे लाइब्रेरी में और गाइड करेंगे आगे कैसे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि मेंस में रिजल्ट हो जाए और 64 पोस्ट में भी वो लोग अपना झंडा गाड़ सके, समझ गए। तो ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है उन लोगों के लिए चला रहे हैं, 1 महीना का है। 1 महीना उन लोगों को टेस्ट निःशुल्क कर दिए हैं, लाइब्रेरी निःशुल्क कर दिए हैं, समझ गए। तो आप भी, अगर, मेरा अपना मानना है कि जो व्यक्ति मतलब जो छात्र या छात्रा पढ़ने में बेहतर है, उसको आगे बढ़ाने में किसी भी टीचर को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हमको क्या, किसी भी टीचर को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो 1280 छात्र में आ रहा है, 60,000 स्टूडेंट परीक्षा दिया, उसमें 1280 छात्र सफल हुए। 1280 छात्र में अगर कोई छात्र आ रहा है मतलब वो बेहतर है, उसको थोड़ा सा पुशअप कर दीजिएगा तो फिर वो सफल हो जाएगा।
तो उन लोगों के लिए जो है, आप लोग को लगता है कि सिर्फ लाइब्रेरी में जो है पैसा लेकर के सर पढ़ाते हैं। हम आपको बता रहे हैं 50 सीट हमेशा ऐसा रहेगा। 50 सीट के विषय में हम आपको बोल रहे हैं। 50 सीट हमेशा ऐसा रहेगा जो फ्री ही रहेगा। जैसे अभी ई रिजल्ट आया है तो ई रिजल्ट वाले को फ्री किए हैं, फिर अगला कोई रिजल्ट आएगा तो उसको फ्री कर देंगे लाइब्रेरी 1 माह 2 माह, जितना दिन में उसका परीक्षा होगा। तो सब चीज को देखना होता है। आप लोग सीधे सीधे सोच लेते हैं, सीधे सीधे नहीं होता है, समझ गए? सीधा जिंदगी नहीं चलता है, समझे? चलिए आइए अब पढ़िए। क्या है बट खिलाएंगे, रुकिए ना, खिलाएंगे, चिंता मत कीजिए, खिलाएंगे। आइए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस ना। चलिए आइए, नागरिकता के विषय में जानकारी भारतीय संविधान को कौन भाग से मिलती आए? भाग कौन अनुच्छेद से? कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 5 से। अच्छा एक बात बताइए, भारत राष्ट्र तथा वहां रहने वाले लोगों के बीच का जो कानूनी संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? भारत में संवैधानिक पद सिर्फ भारत के लोग धारण कर सकते हैं। भारत के चुनाव में सिर्फ भारत के लोग भाग ले सकते हैं, हाँ या ना? क्या कोई विदेशी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता में पहला शर्त यह भारत का नागरिक हो। भारत का, समझे? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जी। भारत में कैसी नागरिकता का और भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये किस देश से लिया गया? किस देश से? अमेरिका में कैसी नागरिकता? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड में क्लियर। किसी भी देश में नागरिक कितने प्रकार के? कौन? देशी और देशी नागरिकों को सब मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। विदेशी को सब होता है। भारत के संदर्भ में विदेशी नागरिकों को कौन से 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते? कितने ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है? कौन? 15, 16, 19, 29 और 30। क्लियर है ये बात? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, विदेशी नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? 2 प्रकार के होते हैं। एक बात बताइएगा, मित्र देश के विदेशी नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त आए? शत्रु देश के विदेशी कौन? अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से जवाब दीजिएगा, मित्र देश के विदेशी नागरिक और शत्रु देश के विदेशी नागरिक में कौन सा अनुच्छेद विभेद उत्पन्न कर आए? अनुच्छेद क्लियर है। 22 किसको प्राप्त होता है? किसको प्राप्त नहीं होता? क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिएगा, जानते हैं आज सुबह का एक बात बता रहे हैं। अब आज सुबह में जो है क्या हुआ, हम जो है उधर डाक बंगला चौराहा से घूमते हुए आ रहे थे अपना। सुबह में 6 बजे का बात है, सुबह में 6 बजे 5:30, हाँ 6 बजे का बात है। आपको जो है डाक बंगला चौराहा से आप इधर आएंगे, पूरब आएंगे तो एक पुलिस चौराहा मिलेगा, ठीक है? वहाँ पर ट्रैफिक रहता है। वहाँ पे एक लड़की जो है, पता नहीं, हम तो देखे नहीं, हम स्कूटी से उतर के, मेरा तो ब्लड देखने के बाद अपने दिमाग में काम करता है, हम दूर से देखे तब मेरा स्कूटी नहीं चलने लगा, समझे? तो उसमें हम आपको बता रहे हैं कि लड़की को हम बड़ी दूर से देखे, उसका हत्या हो गया था। अब सच्चाई क्या है नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो है लड़की को देखे कि जो है कोई बोल रहा था कि जो है बस धक्का मार दिया है, ठीक है? कोई बोल रहा था बस धक्का मार दिया है और कोई बोल रहा था कि जो है कोई गोली मार दिया है उसको। अब क्या सच्चाई है पता नहीं है, लेकिन लड़की जो है साइकिल से कहीं जा रही थी और जो है उसका लाश रोड पे पड़ा हुआ था, बैग पीछे में लटका हुआ था और ब्लड तो हमको लगता है पानी की तरह बह रहा था। अब सच्चाई क्या था पता नहीं, समझे? कल के न्यूज में तो हमको देना चाहिए। देखिए प्रशासन भी क्या करता है जानते हैं? प्रशासन हम आपको बता रहे हैं, पहले हमको भी नहीं पता था। देखिए होता है मर्डर, दिखा देता है कुछ और। प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा करता है। अब क्या सच्चाई है पता नहीं, समझ गए? तो बड़ी स्थिति गड़बड़ है पटना का। पटना सुरक्षित नहीं रहा। अब अगर मान लिया जाए बसे धक्का मार दिया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ट्रैफिक सिस्टम पटना का बेहतर नहीं है। अगर मान लिया जाए कोई गोली मार दिया, और उतना जो है चौराहा पर गोली मारना बहुत बड़ी बात है, समझे? वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हर चीज़ लगा हुआ है। अब क्या है सच्चाई पता नहीं,
लेकिन बड़ी दुखद घटना था ये, समझे। और प्रशासन को देखिए अगर किसी को गोली भी मार दिया जाता है तो तुरंत नहीं मरता है, या बस से धक्का मारा तुरंत नहीं मरता है। 2 जीप प्रशासन था लेकिन कोई उसको छू तक नहीं रहा था, समझ गए। होना यह चाहिए था कि उसको एटरेंडम हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, लेकिन देखे ना वहां का आम जनता, वहां के आसपास का आम जनता और ना ही जो है प्रशासन, कोई हाथ नहीं लगा रहा था। सब दूर से ही जो है अपने में सब बात कर रहा था। ठीक है, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, समझे। आगे आ जाइए। अब नागरिकता, देखिए नागरिकता को लेकर चर्चा है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। देखिए अगर आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो भारत के संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान यह कहता है कि भारत में नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। भारत में नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। तो जो नागरिकता है, नागरिकता को लेकर कानून भारत की संसद बनाती है, भारत की संसद बनाती है। देखिए नागरिकता, या तो हमें भारत का नागरिकता लेना है या हमें भारत की नागरिकता का परित्याग करना है। या तो हमें भारत की नागरिकता लेना है या भारत की नागरिकता का हमें परित्याग करना है। तो भारत की नागरिकता लेने संबंधी बात हो या भारत की नागरिकता त्याग करने संबंधी बात हो, भारत की नागरिकता लेने को लेकर भी कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है और भारत की नागरिकता छोड़ने को लेकर भी कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। और आप अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में अनुच्छेद 11 को आप पढ़ेंगे। अनुच्छेद 11 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 ही यह कहता है कि भारत के भीतर भारत की नागरिकता प्राप्त करने को लेकर हो या समाप्ति को लेकर हो, हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 ने नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार जो भारत की संसद को दिया है, भारत की संसद इस अधिकार का, भारत की संसद इस अधिकार का, भारत की संसद इस अधिकार का प्रयोग करते हुए ही नागरिकता को लेकर 1955 ईस्वी में कानून बनाया है, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। देखिए जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, यह अधिनियम नागरिकता को लेकर बनाए गए कानूनों में मूल अधिनियम है। नागरिकता अधिनियम 1955 की अगर हम बात करें तो यह अधिनियम नागरिकता को लेकर बनाए गए कानूनों में मूल अधिनियम है, मूल अधिनियम है। और भारत की संसद समय समय पर इसी अधिनियम में संशोधन करता रहा है। नागरिकता अधिनियम 1955 में कई दफा संशोधन हुए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में 1957 ईस्वी में संशोधन हुआ, 1960 में संशोधन हुआ, 1985 में संशोधन हुआ, 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, 2003 में संशोधन हुआ, 2005 में संशोधन हुआ, 2015 में संशोधन हुआ और 2019 में संशोधन हुआ, 2019 में संशोधन हुआ। नागरिकता अधिनियम 1955 में ही संशोधन हुए हैं और नागरिकता अधिनियम 1955 में 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन हुए हैं। अब तक नागरिकता अधिनियम 1955 में इतना बार संशोधन हो चुका है। और देखिए जो लेटेस्ट संशोधन है वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है। वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2000 जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहा गया, CAA 2019, सुने हैं ना। CAB आया था पहले, यानी पहले बिल आया, लेकिन जब संसद अनुमति दे दिया तो वही बिल एक्ट बन गया। CAB आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, लेकिन उस बिल को जब भारत की संसद ने मंजूरी दे दी तो वही CAB CAA हो गया, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 था, इसमें क्या था? इसमें यह कहा गया कि इसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं,
वे अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो वे भारत की नागरिकता ले सकते हैं। मतलब ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के अल्पसंख्यक समुदाय को, इन तीनों देशों के अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की नागरिकता प्रदान करने को लेकर, भारत की नागरिकता प्रदान करने को लेकर घोषणा करता है। और देखिए, ये जो देश है, इस देश में मुसलमान बहुसंख्यक समुदाय में आता है। इन देशों में चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, इन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक समुदाय में आता है, बहुसंख्यक। यहां की अधिकतर आबादी मुस्लिम है, मुस्लिम आबादी वाला देश है ये, मुस्लिम आबादी वाला देश है ये। इन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक में आता है। मुसलमान के अलावे इन देशों में सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, ये सब अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं इस देश में। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है वह यह कहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, इन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इन देशों में रहने वाले मुसलमानों को भारत की नागरिकता लेने पर प्रतिबंध लगाता है, भारत की नागरिकता लेने पर प्रतिबंध लगाता है। और यही कारण था कि इस एक्ट का विरोध हुआ था, यही कारण था कि इस एक्ट का विरोध हुआ। और देखिए, भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का कहना था कि ये जरूरी थोड़े है कि इन देशों में रहने वाले सिर्फ इन्हीं समुदायों का शोषण होता होगा, यह तो जरूरी नहीं है। इन देशों में रहने वाले क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों का शोषण नहीं होता होगा? तो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का कहना था कि नहीं, इन देशों में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी शोषण होता होगा। तो भारत सरकार को यह होना चाहिए कि भारत सरकार जो है इसमें मुस्लिम भी जोड़ दे, मुस्लिम भी जोड़ दे, मुस्लिम भी जोड़ दे। लेकिन कितना भी विरोध हुआ, भारत सरकार अपनी बात पर अड़ा रहा। और बात भी सही है, भारत में ऐसे ही पहले से बहुत जनसंख्या है कि ना है, भारत में बहुत जनसंख्या पहले से ही है, समझ गए। खैर जो भी है, तो मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो कुछ आपके समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में जा रहा है कि आखिरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या था और इसका विरोध क्यों हो रहा था, कुछ समझ में आ रहा है। और देखिए, इसके सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष बहुत कुछ है, लेकिन इन चीजों से हम लोगों को कोई लेना देना। यहां पर वनडे परीक्षा के लिहाज से सो जाइए चश्मा लगा के, काहे कि चश्मा के भीतर हमको थोड़े पता चलेगा। हल्ला मत कीजिए, चश्मा लगा के एकदम मजा में सो रही है, मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। चलिए, है हल्ला ने, है शांत रहिए। देखिए, तो यहां पर दो तीन बात है, आपसे पूछा जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत किन किन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और, ठीक है, एक ये बात हो गया। इसके बाद एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के किस समुदाय को भारत की नागरिकता लेने पर प्रतिबंध लगाता? आए मुस्लिम ना। क्या इस एक्ट से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता जाने वाली थी? नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। भारतीय मुसलमानों की नागरिकता इस एक्ट से नहीं जाने वाली थी, लेकिन विपक्षी लोगों ने अफवाह फैलाया कि इससे तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात समझ में आया?
चलिए अब देखिएगा, यहां पर आइएगा, नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 हमें यह बताता है कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है। और नागरिकता अधिनियम 1955 ही हमें यह भी बताता है कि भारत की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 हमें यह बताता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त कितने प्रकार से हो सकती है और भारत की नागरिकता समाप्त कितने प्रकार से हो सकती है। भारत की नागरिकता प्राप्त 5 प्रकार से हो सकती है और भारत की नागरिकता समाप्त 3 प्रकार से हो सकती है। जो भारत की नागरिकता प्राप्त 5 प्रकार से हो सकती है वो 5 प्रकार है: जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा है वंशीय परंपरा के आधार पर, वंशीय परंपरा के आधार पर। तीसरा है देशीयकरण के आधार पर। चौथा है पंजीकरण के आधार पर। और पांचवा है भौगोलिक विस्तार द्वारा, पांचवा है भौगोलिक विस्तार द्वारा। और भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है 3 आधार पर। पहला है परित्याग, दूसरा है बर्खास्तगी और तीसरा है वंचित किए जाने पर। तीसरा है वंचित किए जाने पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे यहां से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? तो आपसे यहां से यह पूछा जाता है, आपसे यहां से यह पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा भारत की नागरिकता खोने के संबंध में हमें जानकारी देता है क्या? कौन अनुच्छेद देता है या क्या देता है? नहीं समझे, ध्यान से सुनिएगा। भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा भारत की नागरिकता खोने के विषय में जानकारी देता है। आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नागरिकता प्राप्त करने की चर्चा नहीं है, नागरिकता खोने की चर्चा नहीं है, बल्कि नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता खोने के विषय में जानकारी हमें देता है नागरिकता अधिनियम 1955। बात समझ में आया? और देखिए, बात अगर आप नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता खोने की करें तो हम आपको बता दिया कितने आधार पर प्राप्त हो सकता है, कितने आधार पर खो सकता है। अब देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत कब लागू हुए हैं? 1948, 1949, 1950, 1951। आए 1949 ना, क्योंकि याद कीजिए भारत का संविधान आंशिक तौर पर लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को कई अनुच्छेद लागू हुए, जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 नहीं लागू हुआ था। और ये सब अनुच्छेद का संबंध नागरिकता से है, हाँ या ना? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 है ना जी। 5 से 9 तक 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। तो जब अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 9 तक 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, तो हम कह सकते हैं ना कि नागरिकता को लेकर भारतीय संविधान के प्रावधान लागू 1949 ईस्वी में हुए, हाँ या ना? देखिए यहां पर विद्यार्थी फंस सकता है, इसलिए फंसा करके क्वेश्चन पूछता है। और देखिए मैक्सिमम विद्यार्थी के दिमाग में क्या होता है? दिमाग में ये होता है कि नागरिकता को लेकर चर्चा भारतीय संविधान के भाग 2 में है, जो कि भारतीय संविधान का भाग है, और जो है आपको संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है
नागरिकता संबंधी प्रावधान भी 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि नागरिकता संबंधी प्रावधान पहले लागू हो गया। तो 26 नवंबर 1900 जब संविधान सभा नामक चैप्टर पढ़ाए थे वहां पर बताए थे, नहीं बताए, और हम बोले भी थे, बाद में पूछेंगे तो आप लोग गलत बोलिएगा। लेकिन सब लोग तो नहीं बोले हैं, लेकिन कुछ लोग जो बोले हैं वो सही जरूर बोले हैं। मतलब आप लोग अच्छे लोग हैं जो सही बोले हैं, और जो नहीं बोले हैं वो गड़बड़ लोग हैं, समझे, वो गलत लोग हैं, गंदा लोग हैं, समझे। आगे आ जाइए। अब इसको समझिएगा, इसको समझिएगा। देखिए, इसको समझाने से पहले एक प्रश्न पूछा जाता है, बड़ी बदनाम क्वेश्चन है। देखिए, जब हम बदनाम क्वेश्चन बोले तो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन अनेकों परीक्षा में पूछा जा चुका और उसके पूछने की संभावना भी है। दोनों बात है, समझ गए। बदनाम क्वेश्चन का मतलब यही समझना है, ठीक है। देखिए देखिए, आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, गौर से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। ऐसे आप जवाब दे दीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है। भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी भौगोलिक विस्तार, ऑप्शन सी वंशीय परंपरा, ऑप्शन डी भारतीय बैंक में पैसा जमा। भारतीय बैंक में, तो भारतीय बैंक में पैसा जमा कर आप भारत की नागरिकता प्राप्त